तो ये हमारे विभिन्न पहलू हैं जिनके माध्यम से क्या है हम अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं, परंतु जब तक हम ये आर्थिक घटकों को पूरा नहीं करेंगे, ये सबसे बड़े बाधक हैं जिनके कारण क्या है हम अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं गैर आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक लिख लीजिए, गैर आर्थिक घटक। हमने अभी जो अध्ययन किया वह आर्थिक घटक के थे, अब हम क्या देख रहे हैं, गैर आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक में नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 सामाजिक घटक, लिखते जाइए। नंबर 1 सामाजिक घटक और नंबर 2 राजनीतिक घटक, नंबर 3 जनांकीय घटक, नंबर 4 प्रशासनिक घटक, नंबर 5 राजनीतिक घटक और नंबर 6 धार्मिक घटक। ये गैर आर्थिक घटकों के कारण भी हम अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। इन श्रेणियों को हमको कहीं ना कहीं इन पर अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। जब तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर नहीं होगी, चाहे वह कृषि विकास दर हो, चाहे वह शिक्षा की विकास दर हो, चाहे वह राष्ट्रीय आय की विकास दर हो, तमाम चीज़ों पर जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक हम क्या है अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने जा सकते हैं या गिने जा रहे हैं। तो अल्प विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकास का मुख्य कारण यही है कि एक तो आर्थिक पहलू हमारे आड़े आते हैं, दूसरा हमारा जो मुख्य पहलू है वह गैर आर्थिक घटक हैं या गैर आर्थिक घटक हैं जिनके कारण हम क्या है अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहे हैं। तो गैर आर्थिक घटक में सबसे बड़ा कारण सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में आप भली भांति जानते होंगे कि इन कुरीतियों के कारण क्या है हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में नहीं गिने जा रहे हैं। सामाजिक घटक रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, पुरानी परंपरागत के आधार पर जीवन निर्भर करना या पुराने तौर तरीके के आधार पर अपना जीवन यापन करना, आधुनिक खोजों को ना करना या आधुनिकता पर ना अपनाना, इसके कारण भी क्या है हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अब सामाजिक गैर आर्थिक घटक में अगर मान लीजिए सामाजिक घटक, जैसे मान लीजिए बाल विवाह कर देना, ये भी सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण भी क्या है, बाल विवाह करते हैं तो जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है इसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा, आर्थिक विकास पर पड़ेगा। जहां पर एक परिवार में 4 सदस्य थे, धीरे धीरे वह क्या हो गए 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 10 20 हो गए। इस आधार पर क्या है जनसंख्या बढ़ते जाएगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उससे हमारी क्या है आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है मुख्य कारण क्या है हमारा सामाजिक घटक। पुरानी तौर तरीके के आधार पर हम अभी भी मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम हम विवाह संस्कार करते हैं, एक उदाहरण मैं पेश करता हूँ सामाजिक घटक, तो हम क्या है ज़मीन बेच देते हैं, हम क्या है घर मकान बेच देते हैं कि बिटिया की विवाह संस्कार करना है पुराने तौर तरीके। तो अनावश्यक खर्च करने से वही चीज़ 50 लोगों में भी हो सकता है, वही चीज़ 100 लोगों में भी हो सकता है, परंतु हम क्या है बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके और उसको उस संस्कार को करते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या है आर्थिक बोझ क्या होता है अधिक पड़ जाता है। और आर्थिक बोझ अगर हमारे पास पड़ेगा तो स्वाभाविक उससे हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। अब 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट एक शादी में कर दिया, एक विवाह संस्कार में कर दिया, एक कार्यक्रम में संचालित कर दिया, तो स्वाभाविक है उससे क्या होगा हमारा आर्थिक बजट बिगड़ जाएगा। और जब आर्थिक बजट बिगड़ेगा तो स्वाभाविक है इससे क्या होगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा, आर्थिक विकास पर
पड़ेगा। हम धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे। अब पुराने परंपरागत के आधार पर कृषि कार्य करना, जब पुराने परंपरागत के आधार पर हम कृषि कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है उससे क्या होगा, उत्पादन तो होगा, प्रोडक्शन तो होगा, परंतु प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितनी अगर हम प्रोडक्शन क्षमता में अगर वृद्धि करना है तो हमको क्या है, आधुनिकता पर क्या देना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। आधुनिक अच्छे बीजों का उपयोग करना पड़ेगा, अच्छी खाद का उपयोग करना पड़ेगा, अच्छे किस्म के बीजों का, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा, पानी की सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है अगर हम इस आधुनिकता के आधार पर अगर कृषि कार्य करेंगे तो हमारा क्या है, सामाजिक स्तर क्या होगा, सुदृढ़ होगा। और सामाजिक स्तर सुदृढ़ होगा तो स्वाभाविक है हमारी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वह क्या हो सकती है, धीरे धीरे क्या है, आगे की ओर अग्रसर होगी और एक समय ऐसा आएगा कि हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं। अब मुख्य कारण क्या है, हमारे पास गैर आर्थिक घटक तो हैं। ये सबसे मुख्य कारण क्या है कि हमारे पास गैर आर्थिक घटक होने के कारण हम अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे हैं। आप अमेरिका चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप रूस चले जाइए, या आप पड़ोसी देश चीन चले जाए तो स्वाभाविक है वहाँ पर क्या है, आपको हर व्यक्ति काम पर लगा मिलेगा, हर व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, हर व्यक्ति इनकम के स्रोत ढूंढता है, हर व्यक्ति वहाँ पर रिसोर्सेस ऑफ इनकम की ओर भागता है। परंतु इंडिया में आलसी लोगों की क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि है, जिसके कारण भी हम क्या है, अल्प की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो स्वाभाविक है हमको क्या है, पुरानी परंपरागत के आधार पर जो कृषि ढांचे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कृषि ढांचे जब तक हम पुराने तौर तरीके के आधार पर करेंगे तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे की ओर चलते जाएं। जिस आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है उस आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, कृषि पर विस्तार करना पड़ेगा। कृषि पर जब तक हम आधुनिक ढंग से कृषि विस्तार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक हमारी प्रोडक्शन क्षमता क्या होगी, बहुत कम होगी। मान लीजिए हमारे पास 100 करोड़ जनसंख्या है तो 100 करोड़ जनसंख्या के आधार पर हमारे पास क्या होना चाहिए, अनाज भंडार होना चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा में अनाज भंडार नहीं होगा तो स्वाभाविक है हम गरीब राष्ट्र में ही गिने जाएंगे। तो ये सामाजिक जो है रीति रिवाज, पुराने तौर तरीके के आधार पर कृषि ढांचे, ये सब क्या है हमारे किस क्षेत्र में आते हैं, अल्प विकसित राष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं। तो इस आधार पर अगर हमको विकास करना है तो हमको क्या है, सामाजिक जो गैर आर्थिक घटक हैं इन पर विशेष रूप से बल देना पड़ेगा, पुराने तौर तरीके पर नियंत्रण करना पड़ेगा और कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी जाके स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, यातायात सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, संचार सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या है, सामाजिक स्तर क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। और जब समाज हमारा विकसित हो जाएगा, हमारा देश का नागरिक जागरूक हो जाएगा तो स्वाभाविक है हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी हद तक क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हम ये मुख्य कारण क्या है, हमको क्या है, एक नई खोज करना पड़ेगा कि हमको इन चीज़ों से कैसे दो चार होना पड़ेगा, इन चीज़ों में क्या हम नया खोज करें जिसके कारण क्या है हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं। तो मुख्य बेटा ये है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं पुराने परंपरागत के आधार पर जो चली आ रही हैं उस पर क्या है हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा गैर आर्थिक घटक सामाजिक घटक कहलाता है। दूसरा घटक मैंने क्या लिखाया था, राजनीतिक घटक। स्वाभाविक है राजनीतिक घटक भी क्या है, हमारे अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिने मुख्य कारण दिखाई देता है। राजनीतिक घटक जैसे मान लीजिए आप राजनीतिक आज वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं तो स्वाभाविक है राजनीतिक लोग हो तो जाते हैं परंतु वह अपना ही विकास देखते हैं जिसके कारण हमारा देश का विकास क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो
तो इस पर भी क्या किया जाना चाहिए, नियंत्रण किया जाना चाहिए। आप देखते हैं अगर एक गांव का सरपंच बन जाए तो स्वाभाविक वो अपना घर का ही विकास देखता है, अगर एक बड़ा पार्षद बन जाए तो वह अपने घर का ही विकास देखता है, वह समाज एवं देश के विकास के बारे में नहीं सोचता, जिसके कारण भी हमारी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, चरम पर नहीं पहुंच सकती या उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकती। अगर हमको विकास दर बढ़ाना है तो राजनीतिक घटकों पर क्या है, विशेष रूप से बल देना पड़ेगा, और राजनीतिक लोग जो ऊंचे ओहदे पर जाते हैं इन पर क्या है, विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा कि आप लोग हमारे देश एवं समाज पर विशेष रूप से बल दें, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़े, विकास दर बढ़े। अब योजनाएं तो बहुत सारी आती हैं। देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ, 1951 से हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। उन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अगर देखें तो हमारे पास आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वाभाविक है विकास दर हमारी बढ़ तो रही है, परंतु जिन विकसित राष्ट्रों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। 100 साल 70 साल देश के आज़ाद हुए हैं, अभी आप 10 किलोमीटर अगर दूर जाएंगे, गांव में जाएंगे तो आपको विकास नज़र नहीं आएगा, आपको विकास नज़र केवल बड़े बड़े शहरों पर आएगा। तो इस आधार पर अगर हमको क्या है, ये इन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, इन चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। और इन जवाबदारी किसकी है, राजनीतिक दलों की है या राजनीतिक हिस्सेदारियों की है, जिसके कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो संचालित होती हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए लोगों को क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की योजनाएं तो संचालित होती हैं, परंतु उन योजनाओं का क्या है, लोग क्या है, सही रूप से लाभ नहीं लेते, जिसके कारण क्या है, वो योजनाएं हमारी जो हैं असफल हो जाती हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री सड़क योजना या बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की संचालित हैं, इनका क्या है, गांव तक कहीं कहीं अभी सही रूप से क्रियान्वयन ना होने के कारण, और क्रियान्वयन ना होने का कारण मुख्य क्या है, राजनीतिक घटक है। वह मान लीजिए अब दिल्ली से अगर पैसा निकलता है, 1 करोड़ आवास के लिए रुपया निकलता है, परंतु वह मुद्रा गांव में आते आते केवल 10 रुपये बचती है। क्या 10 रुपये में उस गांव का विकास होगा? नहीं होगा। जब तक अगर 100 करोड़ रुपए एक जिले के लिए आया है तो पूरा 100 करोड़ अगर पूरा जिले को मिल जाए तो स्वाभाविक उस जिले का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। परंतु वह ये 100 करोड़ जो रुपए है वो आते आते क्या है, 10 रुपये में सिमट जाता है। तो स्वाभाविक है क्या 10 रुपये में गांव का विकास होगा या जिले का विकास होगा या क्षेत्र का विकास होगा? कदापि संभव नहीं है। इसलिए क्या है कि अगर जो योजनाएं बजट पर निर्धारित होता है, बजट जो निर्धारण होता है उसमें जितनी मुद्राएं निर्धारित होती हैं वह क्या है, सही रूप से लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिसके कारण क्या है, लोग क्या है उन योजनाओं का लाभ ले, और उन योजनाओं का लाभ लेगा तो स्वाभाविक है उनकी प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला पॉइंट क्या लिखाया था मैंने, प्रशासनिक घटक। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो प्रशासनिक घटक क्या है, हमारे पास बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण एक समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी भी चीज के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए क्या ले रहे हैं आप, ऋण लेने के लिए। कहाँ जाएंगे आप ऋण लेने के लिए? बैंक जाते हैं। किसके लिए? उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक जाएंगे। तो बैंक में आपको क्या है, एक बार में ही पूरी प्रक्रिया को भली भांति क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करके बता देना चाहिए। तो लोग क्या है उसको भली भांति समझ लेंगे और उस चीज़ को, जो रिक्वायरमेंट हैं, जो नियम शर्तें हैं, उनको क्या करेगा, वह पूर्ण करके और बैंक में लाके जमा कर देगा। परंतु इस चीज़ को वो 1 महीने तक क्या करेंगे, आपको सही रूप से जानकारी प्रदान नहीं करेंगे। तो व्यक्ति क्या होता है,
उद्योग स्थापित करने के लिए तो प्रोत्साहित है, परंतु उसको क्या है सही रूप से जानकारी प्रदान ना होने के कारण क्या है वह परेशान होता है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी योजना को क्या कर देता है, शून्य का घोषित कर देता है कि मुझे इस प्रकार का ऋण नहीं चाहिए जिसमें हमको आसानी से ऋण उपलब्ध ना हो। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के कारण भी क्या है